इतने बरस गुजरने के बाद भी मेरी अक्ल इनकारी और दिल बेयकीन सा है। सोचें, इतने अरसे बाद भी इसका ताना बाना जोड़ते हुए उलझने लगती हैं। दिमाग आज भी कई बार वहम का शिकार हो जाता है कि वो सब कुछ बस आलमे नींद में देखा हुआ कोई ख्वाब था। और हर ख्वाब सच्चा तो नहीं होता, कुछ तो महज शैतान की कारस्तानी होते हैं। ख्वाब बामानी भी होते हैं और बेमानी भी। कुछ की ताबीरें वक्त के साथ वाज़ेह हो जाती हैं, मगर बहुत से ख्वाब बेताबीर ही रहते हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर मेरी ये दो आंखें, हाँ, यही मेरी गवाह है कि वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। आंखों देखी, अज़हर बिन शम्स की तरह वाज़ेह और रोशन। और जब वो हकीकत मेरी नज़रों के सामने थी तो मैं हरगिज़ नींद में नहीं था। फिर ख्वाब कैसा? वो बेहद सर्द रात थी, रगों में खून को बर्फ़ की तरह मुंजमद कर देने वाली। हल्की बूंदाबांदी के बाद आसमान का रंग सुर्ख हो चुका था, यूं जैसे लहू पी लिया हो। गहरे बादलों की हौलनाकी और वक्फे से चलती ताकतवर हवा के झोंकों ने माहौल की संगीनी कई गुना बढ़ा दी थी। मौसम के खतरनाक तेवर साफ पता रहे थे कि बूंदाबांदी तो बस इब्तिदा है, अभी मूसलाधार बारिश कयामत बनकर जमीन पर टूटने वाली थी। मैं और मेरे 4 दोस्त उस भयानक रात में भी शहर के एक ऐसे इलाके में वारदात करने निकले थे जहां अमीर और मुतवस्सित दोनों तरह का तबका आबाद था। स्याह कोट और स्याह दस्ताने पहने हमने अपने चेहरों को मुकम्मल तौर पर छुपा रखा था, सिवाय आंखों के। गुर्बत और अफलास ने हमें चोरी चकारी पर मजबूर किया था। छोटी मोटी चोरियां ज़रूरतें पूरी करने लगीं तो हमें लगा यही सबसे आसान और फ़ायदेमंद रास्ता है, सो हमने इसे बाकायदा पेशा बना लिया। रात के अंधेरों में जब आधी दुनिया सो रही होती, हम अपने मिशन पर निकल पड़ते। कोई ना कोई शानदार बंगला या आलीशान कोठी हमारे निशाने पर होती, जिसे दिन की रोशनी में टारगेट बना लिया जाता था। मेरा मानना था कि इन अमीरों को जितना लूटा जाए कम है। करप्शन से दौलत के अंबार खड़े कर लेते हैं और गरीब गुर्बत की चक्की में पिसता रहता है। मुझे उन पर ज़रा भी रहम नहीं आता था। सारा दिन हम टारगेट के मुताल्लिक लाहे अमल तैयार करते और रात को उसे अंजाम देते। पूरी रात किसी बंगले के मकीनों को यरगमाल बनाकर अच्छा खासा माल समेट लेते, जिससे 3-4 महीने सुकून से गुजर जाते। शहर की पुलिस कई बार हमारी तलाश में रही, मगर हमारी होशियारियों के आगे बेबस थी। उस रात भी हम पूरी प्लानिंग के साथ निकले थे। मौसम के तेवरों की परवाह इसलिए नहीं थी कि ऐसी रातों में कोई किसी पर ध्यान नहीं देता, और हम इसी का फ़ायदा उठाते थे। ये शहर का एक शानदार बंगला था। इर्द गिर्द कुछ मुतवस्सित घराने भी आबाद थे। हम पूरी तैयारी के साथ बंगले के गिर्द फैल गए। मैं उस गिरोह का मास्टरमाइंड था और सब कुछ मेरी हिदायत पर होता था। मैंने हर लड़के को उसका मोर्चा समझा दिया था, किसने कहाँ से दाखिल होना है और वारदात कैसे शुरू करनी है। अभी हमने आगाज़ किया ही था कि मूसलाधार बारिश के साथ पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज़ों ने हमारे होश उड़ा दिए। जो लोग एक खास प्लानिंग के तहत अंदर घुसने वाले थे, वो एकदम बुरी तरह बिखर गए। इकट्ठे रहना खतरे से खाली नहीं था। मैंने खतरे की बू सूंघते ही सबको इशारा किया। कोई बंगले की छत पर चढ़ गया, कोई कोठी के लॉन में कूद पड़ा, किसी ने खिड़की से छलांग लगा ली। अब रह गया मैं। मेरे हिस्से में एक आम सा बोसीदा मकान आया, जो मुकम्मल अंधेरे में डूबा था। यही बात मुझे सुकून दे रही थी। दीवार से अंदर कूदते ही एहसास हुआ कि ज़मीन पर घास का फर्श था, जो बारिश से नम हो चुका था। उस छोटे से बागीचे को भागते हुए पार करते वक्त गमलों से टकराकर मैं जोर से गिर पड़ा। गमले टूटे और मेरे घुटने पर सख्त चोट आई, करहा निकल गई। अब मैं लंगड़ाने पर मजबूर था। सायरन की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं। टॉर्च मेरे पास थी, मगर उसे जलाना खुद को मुसीबत में डालने जैसा था। आवाज़ों से साफ लग रहा था कि पुलिस ज़्यादा दूर नहीं थी और बारिश के बावजूद गश्त पर थी, मतलब हमारी वारदात की खबर उन्हें मिल चुकी थी। अचानक सायरन और करीब आया तो दिल ने गवाही दी कि मेरा कोई साथी पकड़ा जा चुका है। हथकड़ियों और पुलिस के तशद्दुद का ख्याल ही रूह कंपा देने के लिए काफ़ी था। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि अगर पुलिस मुझ तक पहुंची तो मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। रोज़ रोज़ मरने से बेहतर था कि एक ही बार सब खत्म कर दिया जाए। उस वक्त मेरी सोच यही थी। खुदा से भी शिकवे थे कि गुर्बत और अफलास की दलदल में फेंक दिया गया। अगर मैं बुराई के रास्ते पर था तो उसे अपनी तकदीर की बेइंसाफी समझता था। मैं किसी तरह उठा और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। सामने बरामदा था और बिजली की चमक में 2 कमरे नजर आए। दोनों के दरवाजे बंद थे। वक्फे वक्फे से बिजली कड़कती तो अगला मंजर वाज़े हो जाता। दोनों कमरों के दरमियान सीढ़ियां थीं, यानी मकान 2 मंजिला था। दर्द को नज़रअंदाज करते हुए मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। मेरा ख्याल था कि दूसरी मंजिल में सुबह तक छुपा रह सकता हूं।
मगर ऊपर एक कमरे में जलती लाइट देखकर मेरे कदम ठिठक गए। यानी घर खाली नहीं था। ये मेरी गलत फहमी थी। मैंने हर सूरत हाल से निपटने के लिए कोट की जेब में रखी पिस्तौल मजबूती से थाम ली और मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा। बादलों के टकराने से जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बिजली की कड़क ने समातों को चीर दिया। हवा तेज हुई तो कदावर दरख्त यूं झूलने लगे जैसे हजारों बलाएं एक साथ चीख रही हों। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि पुलिस मोबाइल के सायरन अब बंद हो चुके थे। शदीद बारिश ने गश्त रुकवा दी थी। कमरे के दरवाजे के दोनों पल्ले आपस में इस तरह मिले थे कि बीच में बस एक लकीर सी जगह थी। अंदर सफ़ेद बल्ब की रोशनी थी। दीवार के पास लकड़ी के तख्त पर एक मुअम्मर खातून सफ़ेद बुरके में बैठी थी, आंखें बंद, तस्बीह और तहलील में मशगूल। ये नाजुक वजूद मेरा क्या बिगाड़ सकता था? दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। ये भी तय था कि आज की रात मुझे इसी घर में गुजारनी थी। बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने चारों तरफ एक नज़र डाली और दबे पांव दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, फिर आहिस्तगी से बंद कर दिया। कमरे की मकीन को मेरी आमद की भनक तक न पड़ी, या शायद यही मेरी भूल थी। अंदर का माहौल अजीब तरह से बर्फीला था। दिसंबर की यखबस्त सर्दी और बारिश के बावजूद आमतौर पर कमरे में कुछ गर्माइश होती है, मगर यहाँ न हीटर था, न अंगीठी, न लिहाफ। वो यूं बैठी थीं जैसे बदन गोश्त का नहीं, बर्फ का हो। मैं सर्दी से कांप रहा था और वो सुकून से बैठी थीं। तभी मुझे ख्याल आया कि बाहर से कोई ना आ जाए। मैं पलटकर कुंडी लगाने ही वाला था कि एक ज़ईफ आवाज़ ने मुझे साकित कर दिया। अरे, कुंडी क्यों लगाता है? कोई नहीं आता तेरे पीछे। उस आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ में सनसनाहट दौड़ गई। मैं मुंजमिद हो गया। घबराकर उसकी तरफ देखा। वो अब भी आंखें बंद किए उसी हाल में बैठी थी। वो मेरी मौजूदगी से कैसे वाकिफ थी, ये मेरी समझ से बालातर था। तभी उस बुजुर्ग औरत ने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और उसका मुनव्वर चेहरा देखते ही मेरा दिल सहम गया। वो चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। न जाने क्यों मेरे दिल पर लर्जा तारी हो गया। मैं हैरान था। मैं तो शुरू से दिलेर था, कभी डरना सीखा ही नहीं था। जो अल्लाह से न डरे वो किसी और से क्या डरे। मैं भी ऐसा ही नाफरमान और सरकश था। पुलिस के हत्थे भी कभी न चढ़ा था। हर गुजरता दिन मुझे और निडर बनाता गया था। मगर आज पहली बार सही मायनों में गूंग खड़ा था। मेरी बोलती बंद थी। मैं जो खुदा से शिकवे करता था, आज उसी गुस्ताखी के बावजूद इस ज़ईफ औरत से खौफजदा था। मैंने पूछा, कौन? मेरी अपनी आवाज़ मुझे अजनबी लगी। दोनों हाथों से पिस्तौल थामे मैंने उसका रुख उसकी तरफ कर लिया। इसी दौरान बादल जोर से गरजे और बारिश में शिद्दत आ गई, जैसे आज उसे थमना ही ना हो। हैरत की बात यह थी कि मैं उस पर पिस्तौल ताने खड़ा था और वो निहायत मुशफिक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं अंदर से कांपता हुआ भी कदरे रौबदार आवाज में बोला, मुझे आज की रात इस घर में गुजारनी है। बाहर गड़गड़ाहट हुई तो मैंने और ऊंची आवाज में कहा, मुझे आज की रात यहीं रहना होगा। उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरा खौफ कुछ कम हुआ। उसने नरमी से कहा, जितनी देर मर्जी रुको बेटा, मैंने मना किया है क्या? उसने मुझे बेटा कहकर पुकारा तो मेरे अंदर जज्बात का तूफान उठ खड़ा हुआ। मुझे तो कभी वालिदैन से भी इतनी मोहब्बत न मिली थी। हमेशा लान तान और धुतकार ही नसीब हुई थी। मेरा दिल नर्म पड़ा और मैंने पिस्तौल नीचे कर ली। अम्मा जी, यहाँ अकेली रहती हो? मैंने तस्दीक करना चाही। वो बोली, नहीं बेटा, मेरे साथ मेरे शौहर भी होते हैं। उस जवाब ने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैं अभी हालात पर गौर ही कर रहा था कि एक तरफ से आवाज आई, ओह, इस तूफानी रात में हमारे घर मेहमान आया है। कमरे के दाएं जानिब से एक बुजुर्ग आदमी निकले। सफेद शफ्फाफ दाढ़ी, सफेद लिबास, हाथ में एक किताब। वो मुझे देखे बगैर ही बोला, मगर न उसकी आवाज में हैरत थी न ताज्जुब। यूं लग रहा था जैसे मेरी मौजूदगी उसके लिए बिल्कुल मामूली हो। मैं हैरत से उसे घूर रहा था। वो नंगे पांव फर्श पर यूं खड़ा था जैसे नर्म कालीन हो। उसका चेहरा बेहद चमकदार था और आंखों में अजीब सी पुरजलाल कशिश थी। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराया और मुझे एक लुटेरे को मेहमान कह रहा था। कौन हो तुम? मैंने पिस्तौल मजबूती से थामते हुए उसे निशाने पर ले लिया। मैंने तय कर लिया था कि जरा सी होशियारी पर उसका किस्सा तमाम कर दूंगा। मगर वो इस कदर सुलझे हुए अंदाज में बोला कि उसके हर लफ्ज से तहजीब और इल्म टपक रहा था। उसने कहा, मैं इनका शौहर हूं और आज की रात तुम्हारा मेजबान हूं। उसका चेहरा बेहद संजीदा था। उसने पल भर के लिए मेरी तरफ देखा। ना उस नज़र में जलाल था, ना कोई आम सी नरमी।
न जाने क्या था उन आंखों में कि मुझे अपना आप बर्फ की डली की तरह महसूस होने लगा, जैसे किसी अनदेखी तपिश में पिघल रहा हो। बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो बोला, बरखुरदार, अभी तक खिलौने से खेलते हो? किताब की तरफ दोबारा मुतवज्जो होते हुए उसने ये कहा, जैसे मुझसे नहीं किसी और से बात कर रहा हो। खिलौना? मैंने तन से कहा और एक नज़र पिस्तौल पर फिर उस बूढ़े पर डाली। वो यूं मुताले में गर्क था जैसे मेरे वजूद की कोई अहमियत ही ना हो। मेरे अंदर आग सी भड़क उठी। मुझे लगा वो मेरी दिलेरी का मजाक उड़ा रहा है। मैंने घमंड से कहा, असली पिस्तौल है, फुल्ली लोडेड। कहो तो बड़े मियाँ, अभी तजुर्बा करवा दो। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मुझे अपने जुर्म पर फख्र हो। उस शख्स ने किताब से निगाह उठाई और पूरे यकीन से कहा, अच्छा, मगर मेरा इल्म कहता है कि इसमें अब एक भी गोली नहीं। उसके एतमाद ने मुझे चौंका दिया। पल भर को लगा वो मुझे उलझाकर पुलिस के हवाले करना चाहता है। मैंने ऐसे बहुत से चालाक बूढ़े देखे थे जो ऐन वक्त पर खेल पलट देते थे। मुझे गुस्सा आ गया। क्या बकवास है ये। मैं तकब्बुराना कदमों से उसके करीब गया और पिस्तौल उसकी कनपटी पर रख दी। इंतहाई सख्ती से बोला, क्या ख्याल है, तजुर्बा करवा दूं? सीधा ऊपर जाएगा। मुझे न उसकी उम्र का लिहाज था, न इस बात का कि उन दोनों ने मुझसे कोई बदअखलाकी नहीं की थी। हैरानी की बात यह थी कि वो औरत बेखौफ मुस्कुरा रही थी, न शौहर की जान का डर, न अपनी। आम औरतों की तरह न चीख, न दुआ, न गिड़गिड़ाहट। ये सब मुझे बेचैन कर रहा था। वो शख्स बोला, हाँ हाँ, बड़े शौक से। उसकी बेखौफी ने मेरी नसें तान दी। दिल चाहा कि सब कुछ खत्म कर दूं, मगर गोली की आवाज़ मेरे लिए खतरा बन सकती थी। मैं यहाँ सुरक्षित रात गुजारना चाहता था और ये बूढ़ा बेवजह मेरी खोपड़ी गर्म कर रहा था। तस्बीह पर उंगलियां फेरती वो औरत अपने शौहर से बोली, अरे क्या हो गया है, क्यों बच्चे से उलझ रहे हैं? उसका लहजा बिल्कुल वैसा था जैसे माँ औलाद की हिमायत में आ खड़ी होती है। वो आदमी जितना मुझे चिढ़ा रहा था, वो औरत उतना ही मुझे अंदर से ठंडा कर देती थी। मैंने एक नज़र दोनों पर डाली और फिर अपने पिस्तौल की तरफ देखा। उस शख्स के एतमाद ने मुझे बेचैन कर दिया था। तंजिया मुस्कुराहट के साथ मैंने गोलियां चेक की और अगले ही पल हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। पिस्तौल में एक भी गोली नहीं थी, जबकि मैंने खुद उसे लोड किया था। मैं हमेशा वारदात से पहले पिस्तौल भरा रखता था, तो फिर ये गोलियां कहाँ गईं? खौफ और वहशत ने मुझे जकड़ लिया। वो मकान, उसके मकीन और वो जमी हुई ठंडक, सब कुछ अब पुरअसरार लगने लगा था। यकीनन ये दोनों इंसान नहीं थे। मैंने आओ देखा ना ताओ दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। दिल बस यही कह रहा था कि किसी तरह इस आसेबी माहौल से बाहर निकल जाऊं। मैंने हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोला, मगर वो बंद था, जबकि मुझे साफ याद था कि मैंने कुंडी नहीं लगाई थी। हैरानी की बात यह थी कि दरवाज़ा अंदर से नहीं, बाहर से बंद था। मैं पागलों की तरह उसे खोलने की कोशिश करता रहा, मगर बेकार। मैं मुड़ा, वो दोनों मुझे देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी नादान बच्चे को देखते हैं। औरत के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, मगर अब वो मुस्कुराहट मुझे बेहद मकरूह लग रही थी। मर्द के चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में हल्का सा जलाल। न जाने मैं कहाँ फंस गया था। ये कौन लोग थे? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऐसी जगह कैद हो गया हूँ जो इस दुनिया से कटी हुई है, किसी गार या गहरी कब्र की तरह। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा यूं बंद था जैसे कभी खुलेगा ही नहीं। बूढ़े ने कहा, बेकार कोशिश मत करो, ये दरवाज़ा सुबह से पहले नहीं खुलेगा। उसका पुरअसरार लहजा और बाहर बादलों की गड़गड़ाहट दोनों ने मिलकर मेरे बदन में कपकपी दौड़ा दी। मैं जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा था, आज यूं सहमा खड़ा था जैसे कोई बच्चा। न मुझे अंधेरों से डर लगता था, न सन्नाटों से, मगर आज पहली बार दिल के अंदर कोई चीज़ टूट रही थी। बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे थे। शीशे धड़ाधड़ कांप रहे थे। कमरे की ठंडक मुर्दों के सर्द खाने जैसी हो चुकी थी और मुझे अपना वजूद जमता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, वरना अपने खौफ को छुपाते हुए पूरी शिद्दत से चिल्ला पड़ा। वो शख्स बोला, बाहर निकलना मौत है मियाँ, पुलिस अभी भी तुम्हारे ताक़ुब में है। उसकी बात मेरे वजूद को बेदम कर गई। उसका इल्म हरगिज़ आम नहीं था। वो अंदर बैठा बाहर की सूरत हाल बता रहा था। इस बार पुलिस मेरी तलाश में शदीद सरगर्म थी। मेरे सिर पर इनाम था। पिछली 2 वारदातों में 2 कत्ल हो चुके थे, और वो भी असर रसूख वालों के। मेरे लिए बाहर निकलना वाकई मौत था। मैंने ढाल सा होकर दरवाजे के पास ही फर्श पर गिर पड़ा। तुम लोग कौन हो? बाहर बारिश थमने लगी थी, ओले रुक चुके थे। कभी कभी बिजली कड़कती तो रोशनदान कांप उठता। बारिश रुकते ही पुलिस मोबाइल के सायरन फिर सुनाई देने लगे। वो बस इसी का इंतजार कर रहे थे। मेरे लिए अंदर भी मौत थी। 2 पुरअसरार लोगों के नरगे में था। मैं खुद को कोसने लगा कि यहाँ क्यों आया। कैदी ऐसा था जिसके हाथ पैर खुले थे, मगर फरार नामुमकिन। मैं बेबसी में बोला, तुम लोगों ने किसके हुक्म पर मुझे यहाँ कैद किया है? इस बार बुजुर्ग औरत ने कहा, उसके हुक्म पर। उसने उंगली आसमान की तरफ उठाई।
मेरी नज़र छत पर गई, सिवाय गर्द में अटे पुराने पंखे के कुछ नहीं था। फिर नज़रें बेइख्तियार स्याह बदलियों से ढके आसमान की तरफ उठ गईं। उस आसमान से परे एक और जहां जो जाहिर से नहीं बातिन से जुड़ा था। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। मैं समझ चुका था मगर तस्दीक चाहता था। बूढ़ी औरत जज्बो सुकून के साथ बोली, अल्लाह का हुक्म। मैं एकदम भड़क उठा। मेरे सामने उसका नाम मत लो। उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। डर सब कहीं दब गया था। बूढ़ा बोला, क्यों, क्या बिगाड़ा है उस खुदा ने तुम्हारा? उसके लहजे में नाराजगी थी। उसकी पुरजलाल आंखों से नजर मिलाना मुश्किल हो गया। ऐसा लगता था जैसे वो आंखें आईना हो जिसमें मेरी नाफरमानी साफ दिख रही हो। मैं नजरें चुराते हुए टूट पड़ा। किसी बेचैन बच्चे की तरह अपनी तमाम बर्बादियों का बोझ उतार दिया। महरूमियाँ, गुर्बत, नाकामियाँ, हर जख्म का इल्जाम उसी पर डाल दिया। वो अपनी मर्जी से किसी को नवाजता है और किसी को पैदा करके जमीन पर पटक देता है, फिर उनसे यूं बेनियाज हो जाता है जैसे उसके बंदे ही ना हो। किसी पर वसाइल के दरवाजे खोल देता है और किसी की जिंदगी घड़े में बंद कीड़े जैसी बना देता है। किसी को आसाइशों के महल देता है और कोई 2 वक्त की रोटी को तरसता है। इसी दौरान कमरे में हरारत का एहसास हुआ। उस जानलेवा ठंड में समझ आया कि औरत ने अंगीठी जला दी है। उसने कहा, बेटा, यूं फर्श पर क्यों बैठे हो? ठंड में बीमार पड़ जाओगे। आओ यहाँ बैठो। उसका लहजा माँ जैसा था। मैं तख्त पर बैठ गया। हैरत की बात यह थी कि पूरा कमरा गर्म था मगर उस औरत के पास बर्फ जैसी ठंडक थी। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। उसने पूछा, चाय पियोगे? अगर वो चाय पूछकर दूर ना जाती तो शायद वही ठंडक मुझे मार डालती। मैं कुछ पूछ ना पाया। न जाने कैसी रात थी, कैसे लोग थे, हर बात मेरी समझ से बाहर थी। उसने कहा, तो तुम्हारे ख्याल में खुदा ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है? मैं फट पड़ा। बिल्कुल। अगर आज मैं चोरी चकारी पर मजबूर हूं तो उसी की वजह से। वो मुझे भी रिस्क दे देता, अमीर बना देता, तो मैं क्यों चोरी करता? उसने जिंदगी के हर दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए, तो मैं और क्या करता? वो बूढ़ा शख्स खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत ना हुई। वो तख्त के पास कुर्सी पर बैठा था। उसके पास भी वही ठंडक थी। मैं कुछ फासले पर था, वरना यकीनन मर जाता और किसी को खबर भी ना होती। मैं गुस्से में बोला, हम गरीबों के लिए तो उसके पास या तो सजाएं हैं या महरूमियाँ। महरूमियों ने मुझे हर गलत रास्ते पर धकेल दिया था। चोरी, डाका, जिना, यहाँ तक कि कत्ल भी। अब तक वो बूढ़ा खामोश था। फिर निहायत इत्मीनान से बोला, कौन सी सजाएं दी हैं उसने तुम्हें? उसके लहजे की नरमी ने मुझे लाजवाब कर दिया। उसने कहा, कोई चोट है तो दिखाओ जो अब तक उसके डंडे से लगी हो। ये एक जुमला मुझे भीतर तक झंझोड़ गया। मेरी जुबान जो पहले चल रही थी जंग आलूदा हो गई। हकीकत ये थी कि मैंने बहुत से जुर्म किए थे। ना जाहिरी ना बातनी सजा पाई थी। न कभी पुलिस के हत्थे चढ़ा, न मार खाई। हाथ पांव सलामत थे। कोई ऐसा जख्म नहीं था जो मुझे माजूर कर दे। मैं अब भी अपने पैरों पर खड़ा था, जिंदा। बूढ़े ने कहा, तुमने चोरियां की, हाथ काटा गया? नहीं। हराम खाया, कोई पकड़ हुई? नहीं। कत्ल किए, फांसी लगी? नहीं। माँ बाप की नाफरमानी की, सजा मिली? नहीं। उसने आखिरी बार किया। तुम कहते हो उसने तुम्हें महरूम रखा। बताओ बरखुरदार, तुमने खुद अपने साथ क्या अच्छा किया है? उस शख्स के हर सवाल के जवाब में मेरे पास सिवाय खामोशी और नफी के कुछ नहीं था। मेरा सर झुक गया। आज मेरा दिल मानने लगा था कि इतनी गलतियों और गुनाहों के बावजूद मैं अब तक उसकी पकड़ से बचा हुआ था। वो शख्स बोला, कभी सोचा उसने तुम्हें रियायत क्यों दी? कहीं ये रियायत मोहब्बत तो नहीं? इतने में वो बूढ़ी औरत चाय की प्याली लेकर आ गई। अरे बेटा, वो तो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। वो ज्यादती कैसे कर सकता है? जब भी बुरा किया इंसान ने खुद अपने साथ किया। ये सच था कि अल्लाह की जिद में मैं इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि जायज और नाजायज का फर्क भूल गया था। मैं गलत रास्तों पर चल नहीं रहा था, दौड़ रहा था और हर वो काम कर रहा था जिसके नताइज सबसे ज्यादा संगीन होते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे साथियों को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी है। मैं चौंक गया। क्या? मैं एकदम उठा और खिड़की के करीब चला गया। बारिश थम चुकी थी। बादल अब भी थे मगर तूफान के लौटने के आसार नहीं थे। हवा इतनी सर्द थी कि बदन में उतरती महसूस हो रही थी। बाहर एक घना दरख्त था जिसकी सायों की साएं साएं माहौल को और भयावह बना रही थी। मैंने पर्दा हटाकर देखा, सड़क खाली थी। कोई पुलिस गाड़ी नहीं थी। मतलब वो मेरे साथियों को ले जा चुके थे। पीछे से उस शख्स की आवाज आई, कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि इस बार भी तुम डंडे से महफूज क्यों रहे। वो गलत नहीं था। असल में तलाश मेरी ही थी और फिर भी मैं बच गया था। बूढ़ी औरत बोली, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है बेटा? उसकी मुस्कुराती आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं उसका बेटा हूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया मगर वही ठंडक मुझे फासला रखने पर मजबूर कर गई।
दिल चाहता था वजह पूछूं, मगर हिम्मत ना हुई। आखिर मैंने पूछ ही लिया, आपको कैसे पता चला कि मेरे साथी पकड़े गए हैं? आप दोनों तो बाहर गए ही नहीं। उस औरत ने सवाल नजरअंदाज किया। ये छोड़ो, चाय पियो। मेरी बेचैनी बढ़ गई। ये जगह किसी तिलिस्मी कैद खाने जैसी थी, जहां सवाल करना मना था और जवाब मिलना मुमकिन नहीं। मैंने चाय की प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया तो हैरत हुई। हम 3 थे, प्याली 1। सर्द मौसम में वो दोनों चाय से बेनियाज बैठे थे। मेरे दिल में बदगुमानी जाग उठी। मुझे लगा ये पारसाई दिखावा है, चाय में जरूर कुछ मिला है। ये मुझे बेहोश कर पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मैंने शक भरी नजर से पूछा, आप लोग चाय नहीं पिएंगे? बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा, नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। मुख्तसर सा जवाब देकर वो बूढ़ी औरत दोबारा तस्बीह और तहलील में मग्न हो गई थी। उन्होंने कहा, सच कह रहे हो, इस चाय में ऐसा कुछ नहीं मिलाया गया जो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। वो शख्स एकदम से बोला तो मुझे सख्त हैरानी हुई। वो मेरे मन की बात भी जान गया था, मेरी बदगुमानी को पहचान गया था। मैंने शर्मिंदगी से नजरें चुराते हुए प्याली उठा ली। एक घूंट पीते ही एहसास हुआ कि वो कोई आम जायके की चाय नहीं थी, खास और बहुत मुनफरिद, जिसका एक एक घूंट अमृत की तासीर दे रहा था। मेरे अंदर गरमाइश उतरने के साथ साथ न जाने क्यों ये भी महसूस हो रहा था कि कुछ और भी अंदर जा रहा है। उन्होंने कहा, ये जिंदगी तुम्हें अपने पैदा करने वाले के साथ जिद लगाने के लिए नहीं दी गई बरखुरदार, और ना ही हमारी औकात है कि अपने खालिक से जिद लगाएं। ये आखिरी बात कहकर वो दोनों इबादत इलाही में मशगूल हो गए। अज़ान सहर बुलंद होने लगी तो दिल में पहली बार अकड़ी हुई गर्दन उसके हुजूर सर झुकाने की ख्वाहिश जागी। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, वुज़ू के लिए वहां पानी रखा है। कुछ पल वहां गुजारने के बाद उभरते हुए दिन की रोशनी ने मुझे यहां से निकलने की तरफ रागिब किया तो बंद दरवाज़ा देखकर मैं परेशानी में घिर गया। मगर सारी रात गार के मुंह पर पत्थर की तरह पड़ा रहने वाला उजाला सुहर फूटते ही ना सिर्फ दरवाज़ा खुल गया, बल्कि मेरी आने वाली जिंदगी में बहुत से आगाही के दर भी खोल गया। बहुत सी हकीकतें मुझ पर आश्कार हुईं तो एहसास हुआ कि वो पुरअसरार रात ना आम थी और ना ही वो दोनों बूढ़े लोग आम थे। उन दोनों की नसीहतों ने मेरे दिल की काई उतार दी तो मुझ पर अपनी ज़ात की गलाजतें जाहिर होने लगी। मैं एक नाफरमान इंसान था और नाफरमानी में भी मिसले फिरौन। मैं गुस्ताख था, जिसका रिस्क खा रहा था उसी के आगे अकड़ रहा था। अबू जहल की तरह जाहिल था कि उस खालिक ने मुझे अक्ल दी, मगर मैंने उसे बुरे कामों में इस्तेमाल किया। उसने मुझे तंदुरुस्त किसी माजूरी के बगैर पैदा किया, मगर मैंने खुद को उसकी नाफरमानी में मशरूफ रखा। हमेशा शिकवा किया कि खुदा तो अपने लाडले बंदों को नवाजता है, बाकियों को तो पैदा करके भूल जाता है। मुझ जैसा नाशुक्रा गुनहगार इंसान वाकई डंडे के काबिल था, मगर उस मालिक ने मुझे डंडे से नहीं सुधारा, प्यार से समझाया, मुझे सुधरने का मौका दिया। वो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था, मगर वहां सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद के सिवा और कुछ नहीं होता। ये नेमत मुझे वहां नसीब नहीं होनी थी। उसने मुझे एक घर में पूरी रात के लिए कैद कर दिया, जिसने मेरी आने वाली जिंदगी को यकसर बदल डाला। जिंदगी से हराम को निकालकर हलाल को शामिल किया तो मेरे खोटे नसीब का सिक्का भी चल पड़ा। और ये सब तब्दीली उन 2 नेक बुजुर्ग हस्तियों की बदौलत थी। मैं बाद में उनसे मिलने उस घर में गया, मगर वहां जाकर हैरत की इंतहा न रही। वो घर खाली था, वहां कोई नहीं रहता था। लेकिन वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी कौन थे? या फिर उस रात मैंने कोई ख्वाब देखा था जिसमें उनसे मुलाकात हुई थी? अगर वो ख्वाब था तो फिर घर के बागीचे में टूटे गमले, कमरे में पड़ी चाय की प्याली और वो बर्तन जिससे मैंने वुजू किया, वो सब क्या था? उनकी हकीकत क्या थी? वो दोनों कौन थे? बरगजीदा रूहें, कौमे अजनान से ताल्लुक़ रखने वाली मखलूक यानी जिन्नात, या फिर मुझ नाफरमान सरकश को राह रास्त पर लाने के लिए खिज़रे राह? आज 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्तान-ए-क़ल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।